यूनानी भूगोलवेताओं ने भूगोल को एक आधार रूप में हमारे सामने रखा। और जैसे ही रोमन यूनानी साम्राज्य का पतन होता है और पतन के साथ ही रोमन साम्राज्य का उदय होता है, और रोमन साम्राज्य के उदय के बाद में यहाँ के जो शासक थे उन्होंने व्यापारिक क्षेत्र में सैनिक अभियानों तथा प्रशासनिक कार्यों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। तो व्यापार क्षेत्र और सैनिक अभियान के तहत उन्होंने नए भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किया, वर्णन किया, और एक भूगोल को नई सामग्री प्राप्त होती है। रोमन भूगोलवेता मुख्य रूप से खगोलकीय और गणितीय भूगोलों में इनका प्रभाव अधिक रहा, और इन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सूची तैयार की और पृथ्वी से संबंधित उनका आकार और आकृति तथा सौर मंडल की अपेक्षा धरातल की जानकारी प्राप्त करने पर अधिक बल दिया। रोमन भूगोलवेताओं में हम मुख्य रूप से टोलोमी व स्ट्रेबो का अध्ययन करेंगे, जिन्होंने यूनानी भूगोलवेताओं के द्वारा प्रतिपादित भूगोल के जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, उनके सहारे भूगोल को आगे बढ़ाने का काम रोमन भूगोलवेता, जिनमें टोलोमी और स्ट्रैबो प्रमुख हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोलेमी की, जिसका समय 10 ईसा पूर्व से 168 ईसा तक रहा। और जब टोलोमी की बात करते हैं तो मानचित्र कला व सामान्य भूगोल की कृतियों पर इनका ज़्यादा प्रभाव रहा। मुख्य रूप से खगोल की व गणितीय भूगोल में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, इनका प्रभाव ज़्यादा रहा। और इनकी जो पुस्तकें थी, जिनमें हम ग्रही परिकल्पना, अल्माजेस्ट, गणितीय भूगोल, जियोग्राफिया की बात करेंगे। इन पुस्तकों के माध्यम से हमारे भूगोल को टोलेमी ने एक नया मार्ग प्रस्तुत किया। और जब हम ग्रही परिकल्पना की बात करते हैं, ये पुस्तक, इस पुस्तक में टोलेमी ने भारत के जो प्राचीन भौगोलिक यंत्र थे, जैसे गोला यंत्र, चक्र यंत्र, फलक यंत्र, तूर्य यंत्र, इनका प्रयोग करते हुए टोलेमी ने नक्षत्रों के उदय, अस्त होने, गोधूलि का समय और ऋतु से संबंधित एक कैलेंडर का निर्माण अपनी इस पुस्तक में करता है। इसी तरह अल्माजेस्ट पुस्तक में
टोलोमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित माना और पृथ्वी को स्थिर माना, यानी इसके चारों ओर खगोल की पिंड और बीच में पृथ्वी, जो कि टोलोमी ने स्थिर माना। और इसी तरह इन्होंने आकाश में एक स्थिर नक्षत्र मंडल भी माना, जिसके चारों ओर गतिशील मंडल होता है। यह अपनी पुस्तक अल्माजेस्ट में टोलोमी ने बताया। साथ ही 1022 नक्षत्रों की सूची अपनी इस पुस्तक में इन्होंने बताई। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में प्रक्षेपों के रूपांतर, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम प्रक्षेप आदि के बारे में इन्होंने वर्णन किए। जब हम इसकी प्रसिद्ध कृति जियोग्राफिया की बात करते हैं, इस कृति में भूगोल के विभिन्न सिद्धांत, प्रक्षेपों से संबंधित जानकारी, मानचित्र कला के सिद्धांत आदि के बारे में हमें यह ग्रंथ जानकारी देता है। और इस ग्रंथ को 8 भागों में टोलोमी विभाजित करता है। और इन 8 भागों में पहले खंड में इसने भूगोल के सैद्धांतिक नियम के बारे में जानकारी दी, और उसी के तहत प्रथम खंड में ग्लोब की संरचना कैसे होती है, रचना कैसे होती है, और मानचित्र प्रक्षेप को बनाने की विधि की जानकारी अपने ज्योग्राफिया के प्रथम खंड में टोलोमी ने प्रस्तुत की। दूसरे से सातवें खंड यानी ज्योग्राफी के दूसरे से 7वें खंड में इन्होंने संसार के लगभग 8000 स्थानों के नाम बताए और उनके अक्षांश और देशांतर के मान भी उनके साथ अंकित किए। 8वें खंड में टोलोमी ने मानचित्र कला के सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी, और इसके साथ साथ टोलोमी ने जो मानचित्र बनाया, उस मानचित्र का कोलंबस अनुसरण करता है, लेकिन 180 देशांतर के आधार पर इसने ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। और उसी आधार पर कोलंबस यहां से यात्रा शुरू करता है भारत की खोज में, और टोलोमी के ग्रंथ का अनुसरण करते हुए वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अपनी यात्रा करता है, और वो भारत नहीं पहुंचता, वो पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। तो टोलोमी के मानचित्र का गलत अनुसरण कोलंबस करता है, भारत की बजाय अमेरिका की खोज कर डालता है। इसी के तहत मानचित्र कला और गणितीय भूगोल के संबंध में जब हम बात करते हैं, तो टोलोमी ने विश्व की प्रथम मानचित्रावली भी हमें प्रदान की। लगभग 27 मानचित्रों की यह विश्व की पहली मानचित्रावली हमें टोलोमी ने दी। तो टोलोमी के योगदान की बात करते हैं, तो टोलोमी ने प्रक्षेप से संबंधित, अक्षांश देशांतर से संबंधित जानकारी
नवीन जानकारी हमें प्रदान की। इसके साथ हम बात करेंगे स्ट्रेबो की। रोमन काल का महत्वपूर्ण भूगोलवेता, और इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में, मुख्य रूप से प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य स्ट्रेबो ने किया। अपने भौगोलिक ग्रंथों की जब इनकी बात करते हैं तो भौगोलिक विश्वकोश, जो कि 17 खंडों में प्रकाशित हुआ। इन 17 खंडों में प्रथम 2 खंडों में विश्व वर्णन और सामान्य भूगोल के बारे में जानकारी दी, और 8 खंडों में यूरोप का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। अंतिम जो खंड था उसमें अफ्रीका महाद्वीप का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। अन्य कृति में इसकी महत्वपूर्ण जो कृति थी वो ज्योग्राफिया थी। ज्योग्राफिया, इसमें स्ट्रेबो ने भूगोल की परिभाषा दी, और परिभाषा जब स्ट्रेबो देता है तो यह मान के देता है कि पृथ्वी पर से दिखाई देने वाली जो भी वस्तु है उसका अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं, लेकिन भूगोल मानवीय जीवन को सुखी बनाने का कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण बात स्ट्रेबो ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में हमें दी, और ये भूगोल की परिभाषा के रूप में भी हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत की। प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत स्ट्रेबो ने भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी यात्रा करता है, और उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से स्पेन, इटली, उत्तर पूर्वी यूरोप, यूनान, एशिया माइनर, पर्सिया, भारत, दजला फरात, सीरिया, अरब और अफ्रीका के देशों की भौगोलिक यात्रा के साथ साथ इनके भौगोलिक वर्णन भी अपनी इस पुस्तक में दिया। और अपने भौगोलिक अध्ययन में स्ट्रेबो ने तुलनात्मक अध्ययन पर अधिक जोर दिया, क्योंकि एक प्रादेशिक भूगोल की हम बात करते हैं, एक प्रदेश की बात करते हैं, तो एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस तरह से भिन्न है हम तुलना करके उसका वर्णन आसानी से कर सकते हैं, उनमें अंतर स्थापित कर सकते हैं, और यही काम स्ट्रेबो करता है। साथ ही जनसंख्या भूगोल में उन्होंने जनसंख्या के स्थानांतरण पर विशेष रूप से जोर दिया, और स्थानांतरण के जो कारण थे उनके बारे में हमें जानकारी प्रदान की। साथ ही यूरोपीय क्षेत्र की जो जनसंख्या की संरचना थी उसके बारे में भी हमें बताने का प्रयास किया, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत उन्होंने धरातल पर स्थित विभिन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है और भूगोल के विभिन्न पक्ष का वर्णन अपनी पुस्तक में करता है।
तो ये दोनों भूगोलवेता टोलोमी और स्ट्रेबो, इन्होंने यूनानी भूगोलवेताओं के ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम किया। और जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन होता है, इस पतन के साथ हमारे भूगोल में अंधकार का युग शुरू होता है। थैंक यू।